स्टूडेंट्स, आज हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती क्या है, कौन कौन सी वेज हैं जिसके थ्रू हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टडी डिज़ाइन होते हैं, जिसका आपको मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट ओवरव्यू दिया था। इसके अलावा आज हम देखने जा रहे हैं कि रिसर्च स्टडीज़ होती किस तरीके की है। आप लोगों को अगर कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ काइंडली आप इससे पहले वाला लेक्चर एक दफ़ा दोबारा से सुन लीजिए ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च एंड स्टडी डिज़ाइन। रिसर्च होती क्या है? ठीक है, टू फाइंड समथिंग न्यू और टू डिस्कवर समथिंग एग्जिस्टेड थिंग। कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है उसको दोबारा से ढूंढना रिसर्च कहलाती है। और अपनी नॉलेज को यूज़ करके, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके नई चीज़ को जनरेट करके एक हाइपोथेसिस, एक आइडिया देना, एक ठीक है, एक गैस लगाना, वो क्या कहलाती है? आपके रिसर्च कहलाती है। आपकी बेसिक रिसर्च होती है और अप्लाइड रिसर्च होती है। डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपको डिफरेंट रिसर्च आप परफॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है ना। आपकी जो फंडामेंटल रिसर्च है उसको आप क्या कह रहे होते हो? प्योर रिसर्च कह रहे होते हो, फंडामेंटल रिसर्च कह रहे होते हो। उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो? सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे होते हो, डायरेक्टली नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करते हुए। और अप्लाइड एक्शन रिसर्च क्या होती है? आपने सारी नॉलेज ले ली है, ठीक है, आपने गैदर कर ली, अब उसके बाद आप अप्लाई करने जा रहे हो। अगर समरी की बात करूँ तो नीचे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। रिसर्च वो होती है जिसमें आपको आंसर मिले आपके इन क्वेश्चंस का, और जो कि आप सॉल्व कर चुके हो। अभी आपको ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो क्लियर नहीं मिलेगी, आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आपके माइंड में बात आई, ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, एक्सप्लेनेटरी, तो या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाओगे या एक्सप्लोरेटरी फॉर्म में जाओगे। जो चीज़ ऑलरेडी है उसको देखोगे या जो चीज़ ऑलरेडी नहीं है आप उसको देखोगे। एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस क्या होती है, मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगी। बेसिकली ये जो पीपीटी है वो है मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल की, तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका कि ये डेफिनेशंस होती क्या है, और हर टाइप को हम डिटेल में वैसे भी अभी देखने वाले हैं। मैं बात कर रही थी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है। इट इज़ अ रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड. It often occurs before we know enough to make conceptual distinction or positive explanatory relationship. अगर मैं आपको शॉर्ट करके बताऊँ तो ये एक बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन है जिसके अंदर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद आप एक एजुकेट गेस देते हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 की बात करती हूँ तो आप देखेंगे आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। आपने देखा कि किन किन एरियाज़ के अंदर कॉमन है और किस किस वजह से है, तो ये आपका क्या कहलाया? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाई। आपने एक क्या किया, एक तरह से आपने अपना एक आइडिया दिया, क्लियर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? ऑब्जर्वेशनल होती है, केस स्टडी होती है, सर्वे होती है। इट इज़ द स्टडी डिज़ाइन टू डिस्क्राइब द पार्टिसिपेंट इन एन एक्यूरेट वे. More simply put, descriptive research is all about describing people who take part in the study. 3 तरीके से आप कर सकते हो, ऑब्जर्वेशनल, केस स्टडी एंड आपका सर्वे। सॉरी, ये बहुत थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करना एक बहुत बड़ा टेक्निकल आर्ट है। मैं अगर बहुत कंसाइजली आपको करके बताऊँ, दिस इज़ बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना। बहुत सारी चीज़ें आपके पास एग्जिस्ट कर रही होती हैं, आपको नहीं पता होता, आपने 2-3 चीज़ों को मिलाया और एक नई चीज़ तख्लीक दे दी। दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव में एक आप आइडिया दे रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आपको लगा कोविड-19 के बारे में, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताती हूँ। आपने कोविड-19 का पेशेंट देखा और उसमें आपने बहुत सारे सिम्टम्स देखे, ठीक है, कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे जो कि बहुत अनयूजुअल्स है, तो आपने क्या करा, एक स्टडी बना दी। भाई ये सारी दुनिया बात कर रही है कि इस तरह के जो है वो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हमने इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स देखे, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, अब आपने बहुत सारे लोगों को भी देखना पड़ेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल। फिर आपने बहुत सारी पॉपुलेशन ले ली और उसमें देखा कि क्या सब में एक जैसे सिम्टम्स हैं या हर किसी के सिम्टम जो है वेरी कर रहे होते हैं। और उस सारी चीज़ को देखने के लिए आपने एक सर्वे किया। पर्पस क्या होता है रिसर्च का?
सबसे पहले पर्पस ये होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ को फाइंड करना है जिसके बारे में अभी तक जो है ना वो नज़र नहीं गई है, ये कोई चीज़ अब आ गई है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है। क्लियर हो गया? उसके अंदर आप क्या करते हो, आपने रिसर्च की, उसके बाद आपने उसको डॉक्यूमेंटेड किया, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आपने देखी क्या चीज़ है, क्या ने डिस्कवरी की, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब तक मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको इंटरप्रेट किया और रिसर्च आपने डेवलप कर दी ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल। आपको नाम से ही क्लियर होगा, एक्सपेरिमेंटल वो जिसमें हम तजर्बा करके कोई चीज़ प्रूव करें, नॉन एक्सपेरिमेंटल वो होती है कि बगैर तजर्बे के हम अपने अंदाजे पे और अपनी समझ बूझ के ऊपर या अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक हाइपोथेसिस दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ कि कोविड-19 जो है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है। उससे जो है ना बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। तो क्या हमने ये डेथ करवा के देखा है इस वायरस को? नहीं। तो फिर हमने क्या किया है, सॉरी, हमने डेथ तो नहीं करवाई ना वायरस किसी के अंदर डालने के बाद। हमने सिंपली क्या किया है, ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही है और ये उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। और आपने क्या किया, एक पेपर लिख दिया, ये एक स्टडी दे दी कि कोविड-19 एक इस तरह का वायरस है, ये करता है, इसके सिम्टम्स ये होते हैं और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट की बात करो, अगर मैं कोविड-19 एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती हूँ, क्या कोविड-19 वाकई डेंजरस है, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या आपको उसका ट्रायल लेना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायल आप डायरेक्टली ह्यूमन में नहीं ले सकते, तो आपको क्या, एनिमल के अंदर। अब आपने 100 एनिमल लिए और उनमें कोविड-19 का जो वायरस है वो क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, और इंजेक्ट करने के बाद आपने देखा कितने जानवर मरे और कितने नहीं मरे। तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटली विच इज़ बीइंग प्रूव्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट। या मैं बात करती हूँ कि कोविड-19 के अंदर जैसे आजकल आप सुन रहे कि एजिथ्रोमाइसिन का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल है, ठीक है। अगर किसी ने ऐसे ही कह दिया कि हाँ भाई ये वायरस होता है और ये होता है, एजिथ्रोमाइसिन ये प्रोवाइड कर रहा होता है, वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप कर रहा होता है, ये वो, दिस इज़ कॉल्ड नॉन एक्सपेरिमेंटल। बट अगर आप कोविड-19 के पेशेंट ले लें और 100 लोगों को आपने एजिथ्रोमाइसिन दी और आप देखो कि 100 में से 25 लोग ठीक हो रहे हैं, 30 ठीक हो रहे हैं, 40, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर आपकी क्या आ जाती है, RCTs आ जाती हैं, कॉसी एक्सपेरिमेंटल आ जाती हैं, और नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर आपकी क्या आ जाती है, या तो क्वालिटेटिव होती है या फिर क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव के अंदर आपकी क्या आ जाती है, केस स्टडी, आपने जर्नल्स पढ़ लिए, इंटरव्यूज़ ले लिए कि आपका क्या इसमें नज़रिया है, ठीक है। या क्वांटिटेटिव आपने देखा कि ग्रुप क्या कहते हैं, कितने लोगों जो है ना वो इस बात से सहमत है, कितने परसेंट लोग हैं, मेल को ज़्यादा हो रहा है, फीमेल को ज़्यादा हो रहा है, बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, यंग एज में ज़्यादा हो रहा है, बूढ़ों में ज़्यादा हो रहा है, क्या रिलेशन है, कौन सी सिम्टम्स है, किसी चीज़ की क्वालिटी। अब मैं आपसे पूछूँगी गवर्नमेंट कैसी, अच्छी है, बुरी है, ठीक है ना, तो आप सर्वे करेंगे, आप पूछेंगे। पर अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ कि ये गवर्नमेंट बुरी क्यों है और क्यों अच्छी है, तो अब आप स्टैटिस्टिकली फ़िगर की बात करेंगे कि भाई हमारी मईशत इतनी ऊपर चली गई, हमारा डॉलर्स इतना ऊपर चला गया, हमारा पेट्रोल ऐसे हो गया, तो आप किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी लेवल पर बात करेंगे। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन आपके सामने है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी खित्ते को स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन है आपके सामने, इंडिविजुअल्स हैं और आपके सामने पेशेंट है। स्टडी डिज़ाइन अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आपकी क्या कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल कहलाएगी। और इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं याद रखना, क्योंकि हम अभी डिटेल देखने जा रहे हैं। स्टडी डिज़ाइन यहाँ पे आपको चार्ट में नज़र आएगा, या तो एक्सपेरिमेंटल होती है, ऑब्जर्वेशनल होती है। ऑब्जर्वेशनल की बात करते हैं या तो डिस्क्रिप्टिव होती है या फिर एनालिटिकल होती है। डिस्क्रिप्टिव जिसमें आप कोई कंपैरिजन ना कर रहे हो, टू दी पॉइंट बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, ठीक है ना, और उसके पेशेंट जो है वो पैनाडोल खाने से ठीक हो जाते हैं, सिंपली डिस्क्रिप्टिव है। अगर मैं बात करूँ कोविड-19 है, क्या उसके पेशेंट पैनाडोल खाने से ठीक होते हैं या एजिथ्रोमाइसिन खाने से ठीक होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द एनालिटिकल, ठीक है। उसमें एक टाइम पीरियड होता है, एक आप रेफरेंस ले रहे होते हैं, आप कंपैरिजन में जा रहे होते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टडी डिज़ाइन की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल होती है, जिसको आप क्या कहते हो, क्लिनिकल ट्रायल कहते हो। आप उसमें एक पूरा ट्रायल करते हो और उसके बाद कोई भी चीज़ प्रूव करते हो। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि कोविड-19 में एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर
आपकी सेकंड ड्रग पैनाडोल। ट्रायल के अंदर आपने ये किया कि कौन सी ड्रग ज़्यादा जो है ना वो इफेक्टिव है, एजिथ्रोमाइसिन या पैनाडोल। तो आपने क्या किया, 100 लोग ले लिए, 100 पीपल की आपके पास टारगेटेड पॉपुलेशन आ गई जो कि सब कोविड-19 पॉजिटिव थे। उसके बाद आपने क्या किया, 50 को आपने पैनाडोल दी और 50 को आपने एजिथ्रोमाइसिन दी, और उसके बाद देखा कि भाई कौन सा ग्रुप जो है वो जल्दी ठीक हो रहा है। इज़ द स्टडी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल? येस, नो। इंटरवेंशन है, कंट्रोल ग्रुप। आपके मुताबिक जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडी है वो कैसी है, अच्छी है? तो येस, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हायरार्की होती है। सबसे ऊपर जो है ना हमारी कौन सी होती है, आरसीटी होती है, मतलब जो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर हो रही है। उसके ऊपर मेटा एनालिसिस हो जाती है, सिस्टमैटिक रिव्यू हो जाता है, वो मैं भी आके जाके आपको बताऊँगी। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, आपने एक स्टडी की, एक पॉपुलेशन ले ली कोविड-19, एक आपके आगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, एक आगे आपके कंट्रोल ग्रुप में। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने वो रख दी जिनको आपने दवाइयाँ दी, और कंट्रोल में आपने वो रख दी जिनको आपने कोई दवाई नहीं दी। 100 बंदे थे, 100 में से 50 आपने एक्सपेरिमेंटल, अच्छा इसमें जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है आपको लोगों को। 50 लोगों को आपने दवाई दी और 50 लोगों को आपने दवाई नहीं दी, ठीक है। तो क्या जिनको आपने दवाई दी वो जल्दी ठीक हुए, या वो पेशेंट जिनको आपने दवाई नहीं दी वो जल्दी ठीक हुए? इसी तरह कोहॉर्ट की बात हो जाएगी, स्टडी पॉपुलेशन की। आपकी कोहॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म आपको लेके चलनी पड़ती है, ठीक है, आगे की स्टडी। अब आपने जो है ना वो पेशेंट को दी, फिर अब आप देख रहे हो कि कितने अरसे में रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। और वो पेशेंट जिनको कोई दवाई नहीं दी, वो अनएक्सपोज है, जिनको कुछ नहीं दिया गया, वो कितने अरसे में ठीक हुए हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या हो गई, क्वान्टिटेटिव रिसर्च हो गई, द प्रोसेस, स्टैटिस्टिकली एनालिसिस हो गई। आपने इतना कुछ याद नहीं रखना, आपने याद रखना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और क्वालिटेटिव। हम जो करते हैं वो क्यों कौन सी करते हैं, ज़्यादातर हम लोग कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव। उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव आ गई, आपके सारी चीज़ें आ गई, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से होती है। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। क्वालिटेटिव फॉर एग्जांपल मैं एक तस्वीर की बात करती हूँ, ये तस्वीर कैसी है, तो अच्छी होगी, ये बहुत खूबसूरत होगी। आप कलर्स की बात करोगे, हाँ बहुत ज़बरदस्त है, सब चीज़ ओके है। बट अगर क्वांटिटेटिव की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ है, इसका फ्रेम कितना है, इसकी तस्वीर कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप सर्वे करते हो, ठीक है। एनालिटिकल के अंदर आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हो। एक्सपेरिमेंट करके आप चेक करोगे तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगी, और ऑब्जर्व करके आप चेक करोगे तो कोहॉर्ट होगी। ये सारी स्टडीज़ को हम अभी डिटेल में देखने जा रहे हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, लेवल ऑफ एविडेंस पायरामिड। मैंने आपको बताया सबसे पहले हम एनिमल पे टेस्ट करते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, फिर सीरीज़ ऑफ पेशेंट लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं केस कंट्रोल स्टडीज़ में जाते हैं, उसके बाद कोहॉर्ट में जाते हैं, उसके बाद आरसीटी और सिस्टमैटिक एंड मेटा एनालिसिस। क्लियर हो गई। तो ये हायरार्की। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक मैगज़ीन हो और ये सारी स्टडीज़ आपके पास आ रही हो, तो आप किसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, या सबसे ज़्यादा किसको लेना पसंद करेंगे? या तो आप मेटा एनालिसिस लेंगे, या सिस्टमैटिक लेंगे, या आरसीटी लेंगे। क्लियर। और सारी स्टडीज़ की भी वर्थ है, बट इट डिपेंड ना कि आपका टॉपिक क्या, आप फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं। अगर सिंपल सी बात है तो आप केस रिपोर्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत नई चीज़ का ट्रीटमेंट बताने जा रहे हो तो आपको हर चीज़ को देखना पड़ रहा होता है। आरसीटी क्या होती है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। मैं बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ, उसमें कुछ भी नहीं होता। आरसीटी के अंदर आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और उसके अंदर आप कोई भी चीज़ प्रूव कर रहे होते हो। एक आपका कंट्रोल ग्रुप होता है, एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप में आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं देते, या प्लेसिबो ट्रीटमेंट देते हो। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर आप कोई मेडिसिन करवाते हो, या फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि शोल्डर की फिजियोथेरेपी में, ठीक है, शोल्डर की फिजियोथेरेपी में कौन सी टेक्निक जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इफेक्टिव है, जैसे कि मुलिगन हो गई, ठीक है, ये आपकी मेटलिन हो गई। तो आधे लोगों को आपने मुलिगन दिया, आधे लोगों को मेटलिन दिया। क्लियर। अगर हर 100 पेशेंट लिए तो आप 50-50 दोनों टेक्निक्स देके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आप किस तरह से चेक कर सकते हो, 25 लोगों को आपने मेटलिन दिया, 25 लोगों को आपने मुलिगन दिया, 25 लोगों को आपने कोई और टेक्निक दे दी, और 25 लोगों को आपने कुछ भी नहीं दिया, कि जो कुछ भी नहीं दिया। फिर एक टाइम पीरियड बाद आपने जाके चेक करना है कि भाई जिनको कुछ नहीं दिया क्या वो जल्दी ठीक हुए, ये जिनको मुलिगन दिया वो जल्दी ठीक हुए हैं, जिनको मेटलिन दिया वो जल्दी ठीक हुए हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है, इट इज़ द लिटरेचर रिव्यू फोकस्ड ऑन अ रिसर्च क्वेश्चन दैट ट्राइज टू आइडेंटिफाई। ये बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितनी भी अब तक की रिसर्च हुई भी होती है उन सब के अंदर कौन कौन सी प्रोग्रेस हुई, मतलब 2001 से लेकर 2002, 3, 4, 5, जैसे कि फॉर एग्जांपल
डेंगू का इलाज है। अब 2001 में डेंगू का इलाज रिपोर्ट होगा, 2, 3, 4, 2005, 6 और 2020 चल रहा है। अब तक लेके 20 सालों के अंदर जितनी बार डेंगू पे रिसर्च हुई है, जितनी भी RCTs हुई हैं, उस सब का इनके पास एक डेटाबेस होगा। उसमें ये उसमें जो है ना वो रिपीटेडली बताया जाएगा कि इनिशियली जब ये डायग्नोस हुआ तो हम पैनाडोल देते थे, फिर उसके बाद हमने ब्रूफीन देना शुरू किया, इसके बाद हमने क्या देना शुरू किया, तो वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ उसमें मेंशन होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ सिस्टमैटिक रिव्यू। और ये आपको कहाँ से मिल सकते हैं? ये डेटाबेस होते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि डेटाबेस होते क्या है और आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं। मेटा एनालिसिस क्या होती है? सिस्टमैटिक रिव्यू बहुत सारे मिलने के बाद एक एनालिसिस बनाते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? मेटा एनालिसिस। सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में क्या फ़र्क है? मैंने आप लोगों को बताया हायरार्की होती है, सिस्टमैटिक रिव्यू होता है और मेटा एनालिसिस होती है, और उसमें सबसे टॉप मोस्ट मेटा एनालिसिस होती है। सिंपल सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर क्या होता है कि अब तक जितने भी एविडेंस है, किस बंदे ने क्या काम किया, किस बंदे ने कौन सी टेक्निक अप्लाई की, किस बंदे ने कौन सी मेडिसिन दी, किस बंदे ने किस तरह से इलाज किया, सब कुछ उसमें बहुत डिटेल में लिखा होता है और किस साल के अंदर किया। जबकि मेटा एनालिसिस होती है टू दी पॉइंट, मतलब उसमें डायरेक्ट रिजल्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे जैसे कि मैं आपसे मैं अगर थोड़ा सा ये पास वाली बात आपको बताऊं कि मैं डेंगू से रिलेटेड बात कर रही थी कि 20 साल के अंदर किस किस लोगों ने किस किस एरिया के अंदर किस किस तरीके से डेंगू का ट्रीटमेंट किया, ईच एंड एवरी डिटेल, ठीक है, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर। अगर मेटा एनालिसिस की बात करूं तो उसमें आएगा कि पैराडोल से अब तक 20 सालों के अंदर 200 लोग ठीक हुए, ठीक है, ब्रूफीन से अब तक 20 सालों के अंदर 400 लोग ठीक हुए, या एंटी मलेरियल जो आपकी जो ड्रग्स होती है उससे अब तक जो है 1000 लोग 20 साल के अंदर जो है वो ठीक हो चुके हैं, इतनी डोज। तो ये मेटा एनालिसिस जो है वो टू दी पॉइंट बात करता है। कोहॉर्ट की मैं आपसे बात करूँ तो क्या होता है? कोहॉर्ट जो है ना वो एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर सिंपली ऑब्जर्व। These are the best method for determining the incidence and natural history of the condition. The term cohort simplify refer to a group of people with some shared characteristics. अब मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 अब आ गया है, ठीक है, अब क्या करेंगे? रिसर्चर्स ने क्या किया? 2 ग्रुप बना लिए, एक्सपोज ग्रुप और नॉन एक्सपोज ग्रुप। एक्सपोज ग्रुप आप वो ले लें कोविड-19 के वो लोग जिनको कोई ना कोई सिम्टम्स हैं, और अनएक्सपोज ग्रुप वो हो गए जिनको कोविड-19 तो है, ठीक है, लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं है। और उन्होंने एक टाइम के साथ देखा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिम्टम्स थे वो ठीक हो गए, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत गंदे वाले सिम्टम्स थे और उनकी डेथ हो गई। क्लियर? अब दूसरे ग्रुप के अंदर वो यही चीज़ टाइम के साथ साथ देखेंगे। इसको प्रोस्पेक्टिव की कहते हैं कि आगे आने वाले वक्त की, मतलब आगे का ये आपको बता रहा होता है कि कितने ऐसे लोग थे जिनको सिम्टम नहीं थे। क्लियर हो गया? पहला ग्रुप क्या था? जिनको सिम्टम था। दूसरा ग्रुप कौन सा है? जिनको सिम्टम नहीं है। जिनको सिम्टम है कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई, और कितने ऐसे लोग हैं जो ठीक हो गए। और अनएक्सपोज ग्रुप कौन से है? जिसको कोई सिम्टम नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, जो भी उनका टाइम रेफरेंस हो, वो देखना चाहते हैं कि कितना डेंजरस है, तो वो देखेंगे कि जिनको कोई सिम्टम नहीं है वो कितने ऐसे लोग हैं जो ठीक हो गए, और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई। ये फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करती हूँ स्मोकिंग की। एक स्मोकर ग्रुप ले लिया और एक नॉन स्मोकर ग्रुप ले लिया, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो कि लंग कैंसर डेवलप करते हैं अगले 2 साल, 3 साल, 5 सालों में, और कितने ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं लेकिन उन्हें लंग कैंसर नहीं होता। दूसरा वो ग्रुप है जो स्मोकिंग नहीं कर रहा, तो जो स्मोकिंग नहीं कर रहा कितने ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर नहीं होता, और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारा आप किस में देख रहे होते हैं? कोहॉर्ट स्टडी के ऊपर, और ये आपको बता रहा होता है आने वाले वक्त के बारे में। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज़ क्या होती है? द इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट द स्टडी फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्ट से, विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एक्सपोजर स्टेटस। फॉर एग्जांपल 2008 में एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस वक्त 2020 के बजाय 2008 में रह रहे हैं, कोविड-19 आ चुका है, और 2028 तक देखेंगे। 20 साल हमारा टाइम पीरियड है कि अगले आने वाले 20 साल में क्या होता है। तो क्या ये कोविड-19 जो है वो बिगड़ जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा? तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टडी करते हैं, इसमें ग्रुप ले लेते हैं।
ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो है ना वो बीच में से स्टडी पकड़ लेते हैं। एक टाइम फ्रेम होता है, एक इतने टाइम में हमें ये स्टडी करनी है, और आपका क्लियर फिगर होता है इतने टाइम में हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। मैंने आपको बताया डिफाइंड पॉपुलेशन आपने ली, क्लियर। नॉन रेंडमाइज, रेंडमाइजेशन और नॉन रेंडमाइजेशन थे इक्वली, आपने जो है ना लोगों को डाला। तो अगर आपके पास कोई न्यू आपके पास डिजीज़ आ रही है तो आप नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो फिर आप डिफाइंड पॉपुलेशन जो है ना वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं हो सकती। लेकिन आपने इतना डिटेल भी नहीं जाना, आपने सिर्फ ये देखे कि आपके पास डिफाइंड पॉपुलेशन है कोविड-19 के लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपोज हुए इस वायरस से और कितने ऐसे लोग हैं जो एक्सपोज नहीं हुए। जो एक्सपोज हुए कितनों को कोविड-19 हुआ और कितनों को नहीं हुआ। जो एक्सपोज नहीं हुए इस वायरस से, क्या उन्हें भी कोई ना कोई कोविड-19 का सिम्टम्स आया या लो तरीके से इफेक्ट हुए या नहीं हुए। रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी है, इसमें हम पास्ट में देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 हो गया है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ 2020 में। तो हम देखेंगे क्या पिछले दिनों इनके साथ कोई ना कोई इवेंट हुआ इस तरीके का कि इनको ये डिज़ीज़ जो है वो डेवलप हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर मैं ये क्लियर ना करूँ, मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास 100 लोग आए नमूनिया के साथ, क्लियर हो गया। अब आपने देखना है कि भाई इनके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है कि इन सबको नमूनिया हो गया। क्या कोई चीज़ से एक्सपोज हो सकता है 50 के 50 ठंड से एक्सपोज हुए हो, ठीक है ना। तो पास्ट में जाके आप अगर फैक्टर देते हैं, दिस इज कॉल्ड है रिट्रोस्पेक्टिव पास्ट स्टडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज अगर लोगों को लंग कैंसर हो गया तो आप पास्ट में जाके देखोगे कितने ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते थे और कितने ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते थे। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं पेशेंट को और फिर देख रहे होते हैं कितनों को डिजीज़ हुआ और कितनों को डिजीज़ नहीं हुआ। कितने ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल कोविड-19, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो एक्सपोज हुए कोविड-19 से और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सपोज नहीं हुए। रिव्यू किया कितने ऐसे लोग हैं जिनको डिसीज़ हो गई इनमें से, ठीक है ना। कहते हैं कोविड-19 की वजह से आपके लंग डिजीज़ हो सकते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो एक्सपोज हुए और कितने ऐसे लोग हैं जो एक्सपोज नहीं हुए और वो बिल्कुल ठीक हो गए, क्लियर। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ बिल्कुल सिंपल सी स्टडी, आप इसको क्या कहते हो, प्रिवेलेंस स्टडी। इसमें आप परसेंटेज देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी या द प्रिवेलेंस ऑफ कोविड-19 पेशेंट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर कितने कोविड-19 पेशेंट हैं, ठीक है ना, आपके पास एक फिगर आ रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्लियर हो गई, जिसमें आपको ये परसेंटेज दे रही है। ये आप देख सकते हो। अब मैं इसको फर्दर आगे अगर करना चाहूँ तो कोविड-19 पाकिस्तान में कितने, अब पाकिस्तान के आप प्रोविंसेस में देख लो, सिंध, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और NWFP, ये इन तमाम जगहों पे कितने हैं। ये आपके सामने एक है कि पास्ट के अंदर जो स्टडी होती है वो रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट होती है, केस कंट्रोल होती है। प्रेजेंट के अंदर जो आज के दौर में आप कह रहे होते हैं कितने कोविड-19 है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाई, क्रॉस सेक्शनल कराई, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट करवाई, जो आप आगे जाके देख रहे होते हो। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मैंने आपको बताया था कि आप 2 ग्रुपिंग कर देते हो, एक ट्रीटमेंट दे देते हो, कौन से लोग ठीक हुए कौन से नहीं ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडी। टाइम इज़ की। क्रॉस सेक्शनल डिस्कस करता है प्रेजेंट डिजीज़ एंड एक्सपोजर को, ठीक है। आज के दौर में कितने लोगों को डिजीज़ हुआ और एक्सपोज हुआ, जैसे कोविड-19 है, मैं बात करूँ कितने ऐसे लोग हैं जो एक्सपोज हुए, कौन सा ग्रुप है, यंग है, ओल्ड है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। प्रिवेलेंस मतलब फ्रीक्वेंसी, बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, बड़ों में ज़्यादा हो रहा है, बूढ़ों में। कोहॉर्ट है, उसमें आप ये देख सकते हो आगे जाके कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोविड-19 हुआ और उन्होंने सर्वाइव किया और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड-19 हुआ और सर्वाइव नहीं किया। केस कंट्रोल में आप देख सकते हो प्रेजेंट डिजीज़, पास्ट एक्सपोजर, आज जिन लोगों को डिजीज़ हो गई है क्या पिछले दिनों। अब फॉर एग्जांपल आपकी ओपीडी में एक बंदा आ गया जो कहता है मुझे कोविड-19 है, तो आप उसके पास में क्या देखोगे कि ये किस तरह से एक्सपोज हुआ, इसको वायरस किस तरीके से लगा। फॉर एग्जांपल एक घर में चोरी हुई है, अब आप किस में जाते हो, पीछे जाओगे ना, क्या क्या हुआ, चोर कब आया, कैसे आया, उसने क्या क्या किया। दिस इज कॉल्ड केस कंट्रोल, रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में आप ये करोगे कि आगे आने वाले वक्त के बारे में आप देखते हो। ये सारे आपके पास लेवल है एविडेंस, आप किस स्टडी पे यकीन करोगे। जैसे मैंने कहा था कि आपके पास हार्वर्ड का हो, ऑक्सफोर्ड का हो या डिफरेंट इंस्टीट्यूट के आपके पास जो है वो आपके पास एविडेंस आ रहे हो कि कोरोना का ट्रीटमेंट उनके पास है, उनके पास है, उनके पास है। तो पूरी दुनिया किसके ऊपर बिलीव करेगी, ऑब्वियसली जो टॉप रैंकिंग है। तो RCT जो है वो टॉप रैंकिंग है, फिर उसके बाद कोहॉर्ट आती है, फिर और अगर आप इस सबसे आगे चले जाओगे तो फिर आपकी सिस्टमैटिक रिव्यू और आपकी मेटा एनालिसिस आ जाती है।
प्रेवलेंस देखनी हो तो क्रॉस सेक्शन, इंसिडेंस कितने लोगों को हो सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं, तो कोहॉर्ट दे सकते हैं। कॉज वजह मालूम की, कोविड-19 हो गया भाई, अब आप पास में चले गए तो आपने क्या किया, केस कंट्रोल किया। प्रोग्नोसिस देखनी हो कि कितने लोग ठीक हुए तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट किया। ट्रीटमेंट का आपने इफेक्ट देखना हो, ये ट्रीटमेंट अच्छा है या वो ट्रीटमेंट अच्छा है, तो आपने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये पीपीटी भी मैं आपके सीआर को प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। केसी